Hello student, today we are going to start a chapter number 1 of class 12 CBSE and the chapter number 1 of 11th HBSE, Indian Economy Development. Firstly, we discuss the chapter number 1, Indian Economy on the Eve of Independence. We discuss the summary of this chapter in three parts. Firstly, we show Indian scenario before British at eve of independence at 1991. Firstly, we discuss the before British means भारत में अंग्रेज़ों के आने से पहले भारत कैसा था। भारत में क्या था ऐसा जो अंग्रेज़ यहाँ पर आए और उन्होंने भारत में रहने की सोच ली। भारत इंडिया क्या था, एक गोल्डन स्पैरो था। अंग्रेज़ों को लगा कि भारत के अंदर बहुत ज़्यादा प्रोस्पेरिटी है, बहुत ज़्यादा पैसा है, इसलिए जो अंग्रेज़ लोग थे वो इंडिया में आकर रहना चाहते थे। वो चाहते थे कि इंडिया के बिजनेस पर उनका ऑथराइज हो जाए। वो चाहते थे कि इंडिया का पूरा बिजनेस उनके अंडर आ जाए। इसलिए उन्होंने इंडिया को एक फाइनल गुड की मार्केट बनाया और रॉ मटेरियल का एक्सपोर्टर और फाइनल गुड्स का इंपोर्टर बनाया, जिससे अंग्रेज़ों को काफ़ी प्रॉफिट हुआ। इस चैप्टर में हम सिर्फ यही स्टडी करेंगे कि ईव ऑफ इंडिपेंडेंस मतलब स्वतंत्रता की शाम को, फ्रीडम की इवनिंग में इंडिया कैसा था। नाउ वी आर स्टार्ट अ डीपली स्टडी ऑफ चैप्टर नंबर 1 based on T.R. Jain book. Indian economy on the eve of independence means स्वतंत्रता की शाम को, इवनिंग में इंडियन इकॉनमी कैसी थी। इंडियन इकॉनमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे ओवरऑल फीचर्स ऑफ द इंडियन इकॉनमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस मीन्स जब भारत स्वतंत्र हुआ, जब भारत आज़ाद हुआ तो उस टाइम पर इंडिया की सिचुएशंस कैसी थी, उसके अंदर कैसी कैसी फीचर्स थी। नेक्स्ट हम पॉइंट स्टडी करेंगे स्टेट ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर मीन्स एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा था, उसमें कितनी डेवलपमेंट हुई और कितनी डेवलपमेंट की नीड थी अभी, इस सभी के बारे में हम स्टडी करेंगे। इंडस्ट्रियल सेक्टर, फॉरेन ट्रेड, डेमोग्राफिक प्रोफाइल एंड ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर एंड लास्ट में हम स्टडी करेंगे इस चैप्टर में कि इंफ्रास्ट्रक्चर्स की फैसिलिटी इंडिया के अंदर कैसी थी। नाउ वी आर स्टार्ट दिस चैप्टर एंड डू द डीपली स्टडी ओवरऑल फीचर्स ऑफ इंडियन इकॉनमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। यहाँ पर हम बात करेंगे उन फीचर्स की जो इंडिया जिस टाइम पे इंडिपेंडेंस हुआ, मतलब जिस टाइम पर इंडिया को फ्रीडम मिली, उस टाइम पर इंडिया में क्या क्या फीचर्स थी। पीरियड टू द ब्रिटिश रूल इंडियन इकॉनमी वाज अ वाइब्रेंट एंड द प्रोस्पेरियस इकॉनमी मीन्स इंडियन इकॉनमी कैसी थी। इंडियन इकॉनमी जो थी वो वाइब्रेंट थी। वाइब्रेंट होती है वो इकॉनमी जिसके अंदर ग्रोथ जो होती है काफ़ी स्लो होती है, ठीक है। ऑन द एग्रीकल्चर फ्रंट इट वाज द सेल्फ कंटेन्ड रूरल इकॉनमी वेयर कल्टिवेटर देमसेल्फ वर द ऑनर ऑफ लैंड। स्टार्टिंग में अगर हम बात करते हैं ऑन द एग्रीकल्चर फ्रंट इन सेल्फ कंटेन्ड, अब जो एग्रीकल्चर की यहाँ पर स्टडी करेंगे हमें पता चलता है कि रूरल इकॉनमी के अंदर, रूरल यानी कि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो कल्टीवेशन किया जाता था लैंड पर, वो किसान करते थे और वो खुद ही लैंड के ऑनर होते थे। मतलब जो मालिक होता था वही लैंड पर क्या करता था, खेती करता था। इंडस्ट्रियल सेक्टर वाज अ फेमस थ्रू आउट द वर्ल्ड फॉर द हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट। जो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर था, औद्योगिक क्षेत्र था, वो काफ़ी फेमस था हमारा पूरे विश्व के अंदर हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट के लिए। स्टूडेंट, हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट वो होते हैं जो हाथ से बनाए जाते हैं, जैसे हाथ से सिलाई करना, कढ़ाई करना या कोई भी ऐसा मटेरियल जो आप हाथ से बनाते हैं, जैसे डिज़ाइनिंग, किसी पत्थर पर डिज़ाइनिंग कर देना, ठीक है। तो ये सारे जो प्रोडक्ट थे वो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट कहलाते हैं और ये हमारे पूरे वर्ल्ड के अंदर इंडिया के प्रोडक्ट जो थे काफ़ी फेमस थे। ओवर एक्सपोर्टर्स इंजॉयड ग्लोबल रेपुटेशन। द सिल्क एंड द कॉटन टेक्सटाइल वर फेमस फॉर देयर फाइन क्वालिटी एंड मेटल एंड
प्रीक्वियस स्टोन वर्क वर फेमस फॉर द एक्सीलेंट क्राफ्ट्समैनशिप। देखो पूरे वर्ड में यहाँ क्लियर बताया गया कि जो ग्लोबल रेपुटेशन थी वो एक्सपोर्टर की थी। एक्सपोर्टर इन द सेंस कि इंडिया के अंदर ऐसे प्रोडक्ट बनाए जाते थे जिनको बाहर एक्सपोर्ट किया जाता था, जिनमें द सिल्क एंड द कॉटन टेक्सटाइल, जिसके अंदर जो हमारा सिल्क है, ठीक है, एंड अ कॉटन टेक्सटाइल की मिल थी, जिसमें सिल्क का जो भी प्रोडक्ट बनता था, जो भी क्लोथ बनता था या कॉटन का जो भी क्लोथ बनता था, उसको बाहर की मार्केट में सेल किया जाता था, एक्सपोर्ट किया जाता था। और मेन थिंग कि स्टोन वर्क वर फेमस फॉर द एक्सीलेंट क्राफ्टमैनशिप। देखो हैंडमेड आपको पता है कि काफ़ी फेमस रहा इंडिया का, आज भी है, बट उस टाइम पर जो क्राफ्ट्समैन थे उन्होंने काफ़ी अच्छी मतलब काफ़ी अच्छी डिज़ाइनिंग की, जिसकी वजह से उनका हैंडीक्राफ्ट का जो डिमांड थी वो पूरे वर्ल्ड में थी। बट द एडवेंट ऑफ द ब्रिटिश रूल मार्क द बिगिनिंग ऑफ द सिस्टमेटिक एक्सप्लोटेशन ऑफ द इंडियन इकोनमी। बट जब ब्रिटिश रूल स्टार्ट हुआ, जब 1857 में सबसे पहले प्लासी का बैटल हुआ, बैटल ऑफ प्लासी हुआ, उसके बाद अंग्रेज़ जो थे वो इंडिया के अंदर आए और उन्होंने एक सिस्टमेटिक तरीके से, एक सिस्टमेटिक वे से इंडियन इकोनॉमी का एक्सप्लोटेशन किया। एक्सप्लोटेशन मीन्स उसको धीरे धीरे ख़त्म करना शुरू कर दिया, उसका शोषण करना शुरू कर दिया। द एग्रीकल्चर सेक्टर वाज एक्सप्लॉटेड एज द सोर्स ऑफ रिवेन्यू। आपको पता है इंडिया की जो पॉपुलेशन है उसका 71% मिनिमम जो है वो एग्रीकल्चर से बिलोंग करता था एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस पर। और हमारी इकोनॉमी में जीडीपी ग्रोथ के लिए एग्रीकल्चर से हमें 50% की इनकम जो थी वो अवेलेबल होती थी। बट क्या हुआ, जब अंग्रेज भारत में आ गए तो एग्रीकल्चर सेक्टर वाज एक्सप्लॉटेड एज अ सोर्स ऑफ रिवेन्यू के मामले में, इनकम के मामले में इसका एक्सप्लॉटेड होने लगा, मीन्स इसका शोषण होने लगा। ज़्यादा से ज़्यादा इनकम जो थी वो इससे ली जाती थी, लेकिन अंग्रेज़ों ने इसी को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर दिया। द इंडस्ट्रियल सेक्टर वाज डिस्ट्रॉयड बाय एक्सप्लॉटिंग The agriculture sector was exploited as a source of revenue. The industrial sector was destroyed by the exploiting the domestic market for the British product. अब देखो जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था वो भी डिस्ट्रॉय किया जाने लगा। कैसे किया जाने लगा? इंडियन मार्केट के अंदर ब्रिटिश प्रोडक्ट की डिमांड जो थी उसको इंक्रीज़ कर दिया गया। ब्रिटिश सरकार ने, अंग्रेज़ों ने ये पॉलिसी अडॉप्ट की कि वो जो रॉ मटेरियल है उसका तो एक्सपोर्ट करेंगे, ठीक है, और जो इंडिया मतलब जो ब्रिटेन के लोग थे जिन्होंने मशीनों से फाइनल गुड्स तैयार की थी, उन फाइनल गुड्स का वो क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे। जिससे क्या हुआ, उन्होंने ऐसी पॉलिसी अडॉप्ट की जिसमें ब्रिटेन ने एक ऐसी पॉलिसी अडॉप्ट की जिसमें उसने एक्सपोर्ट पर टैक्सेस को इंक्रीज़ कर दिया और इंपोर्ट करने पर टैक्सेस को डिक्रीज़ कर दिया। जिससे क्या हुआ कि जो हमारा एक्सपोर्ट था वो काफ़ी महंगा हो गया और जो इंपोर्ट था वो काफ़ी सस्ता हो गया। जिससे क्या हुआ कि मार्केट के अंदर ब्रिटेन के गुड्स की जो डिमांड थी वो इंक्रीज़ हो गई। गुड्स वाज इनकरेज टू गिव अ इम्पेटस टू द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन देन हैपनिंग इन ब्रिटेन owing to the systematic exploitation of the agriculture and industrial sector and destructing of India, foreign trade is favor of the British economy। देखो इस तरह से करने पर जब उन्होंने सिस्टमेटिक तरीके से एग्रीकल्चर को एक्सप्लोटेशन कर दिया, ठीक है, और इंडस्ट्रियल सेक्टर को भी रिस्ट्रिक्ट कर दिया, जिससे क्या हुआ, फॉरेनर ट्रेड जो था, इंडिया फॉरेन ट्रेड जो था वो ब्रिटिश की फेवर में आ गया। ब्रिटिश की फेवर में क्यों आ गया? क्योंकि जो इंडिया थी वो चेंज फ्रॉम अ वाइब्रेंट इकोनॉमी टू अ स्टैग्नेंट एंड बैकवर्ड इकोनॉमी। जो हमारी वाइब्रेंट इकोनॉमी थी जिसके अंदर ग्रोथ हो रही थी, डेवलपिंग इकोनॉमी थी, वो इकोनॉमी अब चेंज होगी स्टैग्नेंट। स्टैग्नेंट मीन्स होता है
जीरो ग्रोथ मीन्स आप ये कह सकते हैं कि जो ग्रोथ है वो ज़ीरो है या हो रही है तो बिल्कुल लो लेवल पर हो रही है। लो प्रोसेस ग्रोथ इकोनॉमी को बोल देते हैं हम स्टैग्नेंट इकोनॉमी एंड बैकवर्ड इकोनॉमी। थस ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस ओवरऑल फीचर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी वर एज अंडर। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि ईव ऑफ इंडिपेंडेंट के टाइम पर इंडियन इकोनॉमी में कौन कौन सी फीचर्स थी, जिसमें फर्स्ट फीचर हम स्टडी करेंगे स्टैग्नेंट इकोनॉमी। स्टैग्नेंट इकोनॉमी का मतलब लो ग्रोथ इकोनॉमी, ठीक है, जिसके अंदर बहुत कम ग्रोथ होती है। ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इंडियन इकोनॉमी वाज कम्प्लीटली अ स्टैग्नेंट इकोनॉमी। ईव ऑफ इंडिपेंडेंस पर देखें तो हमारी जो इंडिया की इकोनॉमी है वो पूरी तरह से एक स्टैग्नेंट इकोनॉमी जो है वो बन चुकी थी। A stagnant economy is the one which show little or no growth in income। अब यहाँ पर देखो ये आपकी डेफिनेशन आ गई है। आपसे अगर क्वेश्चन आ सकता है 1 मार्क्स का व्हाट इज स्टैग्नेंट इकोनॉमी, तो आपका आंसर रहेगा अ स्टैग्नेंट इकोनॉमी इज द वन विच शो द लिटल और नो ग्रोथ ऑफ इन इकोनॉमी। The British government never attempted to estimate the Indian national and per capita income. However, Dadabhai Naoroji and William Digby finally shares V.K.R.V. Roy and R.C. Desai were the some notable individuals who attempt to estimate the Indians national and per capita income। देखो स्टैग्नेंट इकोनॉमी है, ये कैसे डिक्लेयर किया? ये डिक्लेयर किया कि इंडिया के लोगों ने, इंडियन नेशंस ने पर कैपिटल इनकम को मेज़र करने की बात की। अब ये पर कैपिटल इनकम को मेज़र करने के लिए जो लोग फेवर में थे वो थे दादा भाई नरोजी, विलियम डिग्बे, V.K.R.V. रॉय और R.C. देसाई। इन्होंने ये कहा कि अगर इंडिया की ग्रोथ को, अगर हमें जजमेंट लेनी है कि इंडिया कितनी ग्रोथ कर रहा है, तो हमें GDP को पर कैपिटल इनकम पर मेज़र करना होगा। अब यहाँ पर आपको ये क्लियर होना चाहिए कि पर कैपिटल इनकम क्या होती है। पर कैपिटल इनकम का मतलब होता है कि टोटल जितनी आपकी इनकम है, ठीक है, टोटल इनकम जो आपकी नेशनल इनकम होती है उसको आप पॉपुलेशन से जब डिवाइड कर देते हैं तो आपके पास आ जाती है पर कैपिटल इनकम। ठीक है, पर कैपिटल इनकम निकालने का फॉर्मूला टोटल इनकम बाय टोटल पॉपुलेशन। ठीक है, तो आपकी पर कैपिटल इनकम जो है वो काउंट हो जाएगी। मोस्ट ऑफ द एस्टिमेट राइवल दैट द कंट्रीज ग्रोथ एग्रीगेट रियल आउटपुट ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी। अब यहाँ पर आपको डाटा दिया गया, आपको क्या है कि ये डाटा लर्न करना है। इस डाटा को लर्न कर, कई बार ऐसा होता है एग्ज़ाम में हमें कुछ डाटा याद होता है, कुछ हम भूल जाते हैं, तो उसका एक सलूशन होता है कि आप क्या करें, इस डाटा के साथ अप्रोक्सीमेट यूज़ करें। ठीक है, अप्रोक्सीमेट, जब आप इस डाटा के साथ अप्रोक्सीमेट लगा देंगे तो एग्जामिनर आपके डाटा को गलत नहीं कर पाएगा। यहाँ पर क्या देखो, कंट्री की ग्रोथ को मेज़र किया गया जिसमें बताया गया कि एग्रीगेट रियल आउटपुट जो था वो हाफ ऑफ 20th सेंचुरी में 2% था। ग्रोथ इन द पर कैपिटल इनकम पर ईयर वास मार्च की गई 0.5%। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल वाज द मिसरेबल। जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग थी उस टाइम पर लोगों की वो काफ़ी क्या थी, मिसरेबल थी, मीन्स अच्छी नहीं थी। उनका जो स्टैंडर्ड लेवल था वो अच्छा नहीं था। एपिडेमिक्स एंड द फेमाइंस वर रिकरिंग द, उस टाइम में, उस समय पर भी क्या हो रहे थे, अकाल पड़ रहे थे और नेचुरल क्लाइमेटीज़ हो रही थी जिसकी वजह से भी प्रोडक्शन पर काफ़ी इफ़ेक्ट हो रहा था। कुछ अंग्रेज़ों के आने से, अंग्रेज़ों ने हमारे यहाँ क्या किया, ब्रिटेन की जो गवर्नमेंट आई इंडिया के अंदर, उसने हमारा एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल सेक्टर दोनों को सिस्टमेटिकली वे से क्या कर दिया, एक्सप्लॉइट कर दिया, जिसकी वजह से हमारी जो ग्रोथ थी
वो भी क्या होनी शुरू हो गई, कम होनी शुरू होगी। नेक्स्ट पॉइंट हम स्टडी करेंगे बैकवर्ड इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी वाज अ बैकवर्ड इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ईव ऑफ इंडिपेंडेंस की बात करते हैं तो उस समय पर जो हमारी इंडियन इकोनॉमी थी वो बैकवर्ड इकोनॉमी थी। अब बैकवर्ड इकोनॉमी क्या होती है? बैकवर्ड इकोनॉमी व्हेन इट हैज़ अ वेरी लो पर कैपिटल इनकम। जब हमारी इनकम पर कैपिटल इनकम जो होती है काफ़ी लो होती है, उस इकोनॉमी को हम बोल देते हैं बैकवर्ड इकोनॉमी। देखो, स्टैग्नेंट इकोनॉमी जिसमें जीरो ग्रोथ है, लेस ग्रोथ मतलब ग्रोथ है ही नहीं, वो हमारी स्टैग्नेंट। और बैकवर्ड इकोनॉमी जिसमें ग्रोथ तो है बट वो वेरी लो प्रोसेस पर है। इन 1947-48 द पर कैपिटल इनकम इन इंडिया वाज जस्ट ₹230। यहाँ पर डाटा दिया गया है कि 1947 और 48 में हमारी जो पर कैपिटल इनकम थी वो ओनली ₹230 थी। द बल्क ऑफ द पॉपुलेशन वाज वेरी पुअर। जो ज़्यादातर पॉपुलेशन थी वो काफ़ी पुअर थी। उनके पास खाने के लिए अच्छा भोजन नहीं था, क्लोथ नहीं थे, शेल्टर नहीं था, वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट था, चारों तरफ बेरोजगारी फैली हुई थी। डिस्ट्रक्शन ऑफ द हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी वो सारी की सारी ख़त्म हो चुकी थी। और चारों तरफ ही हमें क्या दिखाई दे रहा था? ओनली पॉवर्टी नज़र आ रही थी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डोमेन्स ऑफ एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर पर क्या इफेक्ट हुआ ईव ऑफ इंडिपेंडेंस में, हम स्टडी करेंगे कि उस समय इंडिया की क्या फीचर थी। एग्रीकल्चर सेक्टर डोमिनेट द इंडियन इकोनॉमी एज अ प्रिंसिपल सोर्स ऑफ द लाइवलीहुड। मीन्स एग्रीकल्चर, देखो 71% जो हमारी पॉपुलेशन थी वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती थी, इसलिए एग्रीकल्चर को प्रिंसिपल सोर्स ऑफ द लेवलीहुड कहा गया है। नियरली 72% ऑफ द कंट्री वर्किंग का पॉपुलेशन वाज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर। देखो यहाँ पर क्लियर बताया कि 72%, नियरली लिखने का मतलब है कि अगर आप इसको 71% लिखें, 72 और 73 आप कुछ भी परसेंटेज लिख सकते हैं, एग्जामिनर आपकी इस परसेंटेज को गलत नहीं करेगा। However, the contribution of the agriculture to GDP was only at 50%। देखो 72% पॉपुलेशन अंगेज थी हमारी एग्रीकल्चर में, बट उसकी जो ग्रोथ रेट था, जीडीपी ग्रोथ रेट था, वो ओनली क्या था? 50% था, जो कि हमें बताता है कि ये बैकवर्डनेस ऑफ दिस सेक्टर है। इस सेक्टर में क्या है? काफ़ी बैकवर्डनेस है, क्योंकि जो पॉपुलेशन अंगेज है वो 72% है, बट जो आउटपुट आ रहा है वो ओनली 50% आ रहा है। द सेक्टर सफर्ड फ्रॉम द लो प्रोडक्टिविटी। जो सेक्टर था वो सफ़र कर रहा था लो प्रोडक्टिविटी को, ऑइंग टू विच इट हैड द लो कंट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। जो हमें ये भी शो कर रहा था कि जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर का वो काफ़ी क्या है? लो है। नेक्स्ट पॉइंट हम स्टडी करेंगे ब्लीक इंडस्ट्रीज। Prior to the British rule, industrial sector in India was well known for a handicraft। हमें पता है कि जो इंडियन इकोनॉमी है वो काफ़ी फेमस थी अपने हैंडीक्राफ्ट के लिए, ठीक है। बट सिस्टमेटिकली इसको डिस्ट्रॉयर किया किसने? ब्रिटिश पॉलिसीज़ ने। ब्रिटिश ने ऐसे ऐसी पॉलिसीज़ बनाई जिसकी वजह से जो हमारा हैंडीक्राफ्ट था, इंडस्ट्रीज थी, वो पूरी तरह से क्या हो गई? डिस्ट्रॉयर हो गई। By the time of independence, small scale and cottage industry was almost joined। देखो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ क्या होता है? वो इंडस्ट्रीज जिसका जो इन्वेस्टमेंट होती है, जो हम बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो इन्वेस्टमेंट ओनली थाउजेंड्स रुपीज़ में होती है, उसको बोलते हैं हम स्मॉल स्केल या कॉटेज इंडस्ट्रीज़, ठीक है। वो भी क्या हो चुकी थी? ऑलमोस्ट क्या हो चुकी थी? रुइंड हो चुकी थी, मतलब डिस्ट्रॉयर कर दी गई थी। हैवी इंडस्ट्री शोड अ ब्लीक ग्रोथ। और जो हैवी इंडस्ट्री थी वो बहुत ज़्यादा बीक ग्रोथ का मतलब होता है जिस तरह से कोई स्पैरो अपनी चोंच से थोड़ा थोड़ा उठाती है, मतलब बिल्कुल लो प्रोसेस जिसको हम कहते हैं लो ग्रोथ, उस तरह से जो हमारी हैवी इंडस्ट्रीज थी वो बिल्कुल लो ग्रोथ कर रही थी। क्यों कर रही थी? क्योंकि उन्हें बल्क ऑफ कैपिटल गुड्स एंड रिक्वायरमेंट्स, उन्हें कैपिटल गुड्स ज़्यादा चाहिए थी, जो कि डिपेंड कर रही थी इस चीज़ के लिए कि इम्पोर्ट फ्रॉम ब्रिटेन, वो ब्रिटेन से इम्पोर्ट की जाए, बट उसके लिए हमारे पास, इंडिया के पास इतना पैसा नहीं था। नेक्स्ट पॉइंट है आपका हैवी इंडिपेंडेंस ऑन इम्पोर्ट इंडिया ईव ऑफ इंडिपेंडेंट के टाइम पर। जब हम इंडिया के बारे में, इंडिया देश की फीचर्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो हमें पता चल रहा है कि हैवी डिपेंडेंसी ऑन इम्पोर्ट, हमारा देश जो था इंडिया वो काफ़ी डिपेंड था इम्पोर्ट पर,
ठीक है, क्यों था? क्योंकि अंग्रेज़ों ने, ब्रिटेन ने ये पॉलिसी अडॉप्ट की थी कि वो रॉ मटेरियल का तो एक्सपोर्ट करेंगे, मतलब फाइनल गुड्स का क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे, जिसकी वजह से इंडिया की जो हैवी डिपेंडेंसी थी वो इंपोर्ट पर हो गई। द कंट्री वाज हैवली डिपेंड ऑन अपॉन इम्पोर्ट, पार्टिकुलरली द मशीनरी एंड रिलेटेड इक्विपमेंट्स ऑफ द प्रोडक्शन। देखो, प्रोडक्शन करने के लिए जितनी भी जो मशीनें चाहिए थी वो सारी की सारी हमें क्या करनी पड़ती थी, इम्पोर्ट करनी पड़ती थी, जिसकी वजह से हम क्या था, डिपेंड हो गए थे ब्रिटेन पर। आर्म्ड फॉर्म्स ऑफ द कंट्री आल्सो डिपेंड हैवी ऑन फॉरेन इम्पोर्ट मोस्ट ऑफ द डिफेंस इक्विपमेंट। अब देखो, अगर जो हमारी आर्मी थी उसको भी जितने भी टूल्स चाहिए थे डिफेंस के लिए, वो सारे के सारे भी हमें कहाँ से लेने पड़ते थे, फॉरेन से लेने पड़ते थे। बिसाइड सर्वल कंज्यूमर गुड्स लाइक स्विंग मशीन, मेडिसन, केरोसिन ऑयल, बाईसाइकिल यूज टू इम्पोर्ट फ्रॉम अब्रॉड। अब ये सारी चीज़ें भी हमें क्या करनी पड़ रही थी, इम्पोर्ट करनी पड़ रही थी। ठीक है, नेक्स्ट हमारी है लिमिटेड अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन का मतलब होता है शहरीकरण। शहरीकरण मतलब कितना ऐसा इंडिया का पार्ट था जो सिटीज़ में कन्वर्ट था। मोस्टली पर्सन जो थे वो रूरल एरिया, विलेज में रहते थे। क्यों रहते थे? क्योंकि हमारी 72%, नियरली 72% जो पॉपुलेशन थी वो एग्रीकल्चर में अंगेज थी। इसलिए जो अर्बनाइजेशन था वो काफ़ी लिमिटेड था। ठीक है, इन 1988 में ओनली 14% जो पॉपुलेशन थी वो अर्बन एरियाज़ में थी, जबकि 86% जो पॉपुलेशन थी वो रूरल एरिया में रहती थी। रूरल पॉपुलेशन लैक्ड अपॉर्चुनिटी टू आउटसाइड एग्रीकल्चर। जो रूरल में रहने वाले लोग थे, जो गांव में रहने वाले लोग थे, उनके पास सिर्फ और सिर्फ अपॉर्चुनिटी थी एग्रीकल्चर की। आउटसाइड एग्रीकल्चर उनके पास कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं थी। नेक्स्ट हमारी फीचर है सेमी फ्यूडल इकोनॉमी। देखो, सेमी फ्यूडल इकोनॉमी क्या होता है? ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया इन इकोनॉमी वाज नाइदर होली फ्यूडल नोर अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। अब जो हम बात करते हैं कि ना तो इंडियन इकोनॉमी पूरी तरह से कैपिटलिस्ट इकोनॉमी थी, ना पूरी तरह से सोशलिस्ट इकोनॉमी थी, वो थी एक मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी मतलब उसके अंदर फ्यूडलिस्ट एंड द कैपिटलिस्ट दोनों के दोनों ही इन्वॉल्व थे। फ्यूडलिस्ट मोस्ट ऑफ द प्रोडक्शन लीड्स टू अ लो प्रोडक्टिविटी। अब जो पुराने टाइम की प्रोडक्शन और थी वो क्या थी, लो प्रोडक्टिविटी थी। लो प्रोडक्टिविटी लीड्स टू अ बैकवर्डनेस, और हमारा प्रोडक्शन कम होना हमारे बैकवर्डनेस को शो करता है कि हम कितना पीछे हैं। ठीक है, इन सारे पॉइंट्स में हमने फीचर्स पढ़ी इंडिया की कि जिस समय पर इंडिया जो है वो इंडिपेंडेंस हुआ, इंडियन कंट्री इंडिपेंडेंस हुई, उस समय में हमारे देश के अंदर क्या क्या था, मतलब क्या फीचर्स थी। जैसे हमारी फर्स्ट फीचर हमने पढ़ी कि स्टैग्नेंट इकोनॉमी, लो प्रोसेस ग्रोथ, बैकवर्ड इकोनॉमी। स्टैग्नेंट में 0% ग्रोथ और बैकवर्ड में लो पर कैपिटल इनकम, डोमिनी ऑफ एग्रीकल्चर। इसमें हमने स्टडी किया कि 72% जो हमारी पॉपुलेशन थी वो एग्रीकल्चर में थी, बट उसका जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन था वो ओनली 50% था। इंडस्ट्रियलाइजेशन में भी हम देखते हैं तो ब्रिटेन की सिस्टमेटिक पॉलिसी के अकॉर्डिंग हमारे स्मॉल स्केल एंड क्वार्टर जो इंडस्ट्रीज थी वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी थी। हमारी जो डिपेंडेंसी थी वो ब्रिटेन पर बढ़ रही थी मशीनरी और रिलेटेड इक्विपमेंट्स के लिए। लिमिटेड अर्बनाइजेशन था, सेमी फ्यूडल इकोनॉमी था। स्टूडेंट में भी आपको ये फीचर्स जो है इंडियन इकोनॉमी की क्लियर हो गई होंगी। अब हम बात करते हैं स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर की। On the eve of independence, Indian economy was the primarily and the agrarian economy। देखो, एग्रियन इकोनॉमी का मतलब क्या है? एग्रियन इकोनॉमी मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड। 72% जो पॉपुलेशन थी वो अपनी लाइवहुड के लिए एग्रीकल्चर पर क्या करती थी, डिपेंड करती थी। इसलिए जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट सेक्टर है। देखो, इसमें क्लियर बताया हुआ है कि जो हमारा sector has suffered from the deep stagnation and the chronic backwardness। देखो, अब क्रॉनिक बैकवर्डनेस क्या होती है या डीप स्टैग्नेशन क्या होता है, जिसमें हम क्या करते हैं कि एक सर्कल चलता है। क्या चलता है? एक सर्कल इस तरह से। मान लो एक पर्सन ने किसी से
मनी को बोरो किया, ठीक है, मनी बोरो की, उसके बेटे को देनी पड़ेगी, फिर उसके बेटे को, उसके बेटे को। इसका मतलब क्या है, एक पर्सन उधार लेता है तो पीढ़ी दर पीढ़ी उसको देना पड़ता है। देना इन द सेंस कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो उसको चुकाना पड़ता है। अब आप कहेंगे कैसे मैम, कि भाई पीढ़ी दर पीढ़ी कैसे देना पड़ता है। मान लो एक व्यक्ति ने सिर्फ 500 रुपये लिए, ठीक है, सीडिंग के लिए, बीजों के लिए, बट क्या होता है कि वहाँ पर उस समय का जो लैंडलॉर्ड सिस्टम था वो इतना ख़राब था कि वो 500 को 5000 में चेंज कर देता था, जिसकी वजह से जो पीजेंट्स थे, जो किसान थे, वो उसी के नीचे दबे रहते थे। मतलब एक बार ऋण अपना, मतलब एक बार जो मनी उन्होंने बोरो की थी, वो मनी देने के बाद दोबारा से उनको बोरोइंग करनी पड़ती थी। क्यों करनी पड़ती थी, क्योंकि जो उनके खेत में वो जो प्रोडक्शन होती थी वो इतनी कम होती थी कि वो पूरी तरह से पैसे जो उन्होंने पहले उधार लिए हैं वो भी पूरे नहीं दे पाते थे। अब इसी चीज़ को हम डीपली स्टडी करेंगे कि प्रिंसिपल फीचर्स क्या थी। अभी जो हमने पढ़ा था वो फीचर्स थी, अब हम बात करेंगे कि प्रिंसिपल फीचर्स क्या हैं, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है लो प्रोडक्शन एंड लो प्रोडक्टिविटी। देखो जो टोटल हमारी आउटपुट है वो क्या थी, काफ़ी लो थी। विथ प्रोडक्टिविटी रेफर टू आउटपुट पर हेक्टेयर ऑफ लैंड। अगर हमने आउटपुट को मेज़र करना है तो हम पर हेक्टेयर ऑफ लैंड पर मेज़र करते हैं, ठीक है। प्रोडक्शन एज वेल एज प्रोडक्टिविटी फाउंड इन एक्सट्रीमली लो, काफ़ी लो थी, ठीक है। जो फार्मर थे उनके पास लैक ऑफ इंसेंटिव एंड टू द टीलर ऑफ द सोइल। अब रिज़ल्ट क्या निकला इसका, कि जो टीलर थे, ठीक है, जो किसान थे, पीजेंट्स थे, फार्मर थे, उन सब के पास क्या था, सोइल यानी कि मिट्टी की कमी होती चली जा रही थी, और मिट्टी की जो प्रोडक्टिविटी है वो भी कम हो रही थी। जैसे यहाँ पर टेबल में क्लियर दिखाया आपको, देखो इस टेबल में क्लियर बताया कि 1947 में जो वीट का प्रोडक्शन था वो 660 kg पर हेक्टेयर था, ठीक है, जो 1920 में इंक्रीज़ होकर 3421 हो गया। सेम इसी तरह से जो राइस का प्रोडक्शन था वो 64 और 1076 हो गया वीट का प्रोडक्शन। राइस में भी इसी तरह से आपको डाटा दिया हुआ है। इस डाटा से हमें ये पता चलता है कि 1947 में हमारी प्रोडक्शन कम थी, जो कि 2019 और 20 में आकर क्या हो गई, इंक्रीज़ हो गई, जिससे हमें पता चलता है कि हमारी प्रोडक्टिविटी जो थी वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव हुई। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है उसमें है एक्सप्लोटिव लैंड सेटलमेंट सिस्टम। अब देखो लैंड सेटलमेंट सिस्टम क्या हुआ। लैंड सेटलमेंट, अब जब ब्रिटेन की सरकार गवर्नमेंट इंडिया में आई तो इंडिया जो था वो काफ़ी वास्ट कंट्री है, तो ब्रिटिश ने क्या किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, एक लैंड सेटलमेंट की, जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने लैंड के पीसेस पर एक एक पर्सन को अपॉइंट कर दिया। द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया इंट्रोड्यूस अ यूनिक सिस्टम ऑफ द लैंड सेटलमेंट। इट इज़ सेट अप द ट्रैंगुलर रिलेशनशिप अमंग द गवर्नमेंट। उन्होंने क्या किया, ट्रैंगुलर का मतलब होता है 3 पर्सन को इन्वॉल्व कर दिया, ऑनर ऑफ द सोयल एंड द टीलर ऑफ द सोयल। दिस वाज पॉपुलरली नोन एज अ जमींदारी सिस्टम। इसको हम क्या बोल सकते हैं, जमींदारी सिस्टम, जिसमें क्या किया कि सरकार ने एक पर्सन जिसको जमींदार का नाम दिया गया उसको परमानेंट सोयल का ऑनर बना दिया। उसको क्या करना होता था, एक पर्टिकुलर एक अमाउंट फिक्स कर दिया गया जो कि उसको उस लैंड पर गवर्नमेंट को देना होता था। उसके बाद जमींदार की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती थी कि वो जितनी भी लैंड है उस पर वो किसी भी तरह का कल्टीवेशन करवा सकता है, और उसको पीजेंट को वो उसी के अकॉर्डिंग जो है वो मनी प्रोवाइड करेगा। तो जमींदार जो थे वो काफ़ी फेमस हुए उस टाइम पर। जमींदार्स ने क्या किया, अपने प्रॉफिट को मैक्सिमम किया। अब देखो जमींदार को क्या करना होता था, जमींदार को पे अ फिक्स्ड सम ऑफ द गवर्नमेंट टू अ लैंड रिवेन्यू। गवर्नमेंट को एक फिक्स रिवेन्यू देनी होती थी, उसके बाद जितना भी प्रॉफिट हो जाता था वो सारा का सारा जमींदार के पास आ जाता था। अब हम यहाँ पर एक बार स्टडी करेंगे कि जमींदार सिस्टम ऑफ लैंड रिवेन्यू क्या है। ये आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है।
Jamidar system of land revenue, a system of land revenue that work through a middleman called a जमींदार। देखो, जो ऑनर ऑफ द सोयल और पीजेंट किसान के बीच में मीडियोकर का काम करता है उसको हम बोल देते हैं जमींदार। एंड अ इंटरमीडिएटरी बिटवीन द कॉलोनिकल गवर्नमेंट एंड द पीजेंट। ठीक है, ये इंटरमीडिएटरी किस किस के बीच में होता है? एक तो कॉलोनिकल गवर्नमेंट और पीजेंट के बीच में। पीजेंट कौन होते हैं? पीजेंट किसान होते हैं, फार्मर्स होते हैं। सेकंड बॉक्स में स्टडी करेंगे ऑनर ऑफ द सोयल विज अ टीलर ऑफ द सोयल। ऑनर ऑफ द सोयल वर द जमींदार एंड द टीलर्स ऑफ द सोयल्स वर पीजेंट एंड द लेबर्स हु वर्कड ऑन द फार्म्स ऑफ जमींदार्स। मीन्स देखो, यहाँ पर क्लियर बताया है कि जो टीलर्स हैं, ठीक है, वो कौन हो सकते हैं? वो लेबर्स हो सकते हैं जो जमींदार के फार्म खेत पर काम कर रहे हैं, या पीजेंट हो सकते हैं। यानी पीजेंट और लेबर के लिए जो वर्ड यूज़ किया गया वो टीलर यूज़ किया गया है, और ऑनर ऑफ द सोइल के लिए जमींदार वर्ड यूज़ किया गया है। थर्ड पॉइंट देखेंगे, द जमींदार वर फ्री to exit much as from the tiller of the soil as they could. In fact, the only interest of जमींदार was to maximize revenue collection। देखो, अब जमींदार का मेन काम क्या होता था? वो रिवेन्यू को कलेक्ट करता था, और जो जमींदार थे वो एग्रीकल्चर की मतलब जो सिचुएशन थी उसको इम्प्रूव नहीं कर रहे थे। क्यों नहीं कर रहे थे? क्योंकि वो प्रॉफिट को अपने पास रख रहे थे। ना तो वो अच्छी क्वालिटी के बीज यूज़ कर रहे थे, ना टाइम पर इरिगेशन की फैसिलिटी दे रहे थे, जिसकी वजह से जो प्रोडक्शन थी वो काफ़ी लो हो रही थी। द इम्प्लीकेशंस ऑफ द लैंड सेटलमेंट सिस्टम वाज अलार्मिंग ऑन द फार्मर्स एंड फार्मिंग। Most importantly, it lead to a unlimited exploitation of the tiller of the soil by the जमींदार। अब जो टीलर्स थे, टीलर्स में कौन आते हैं? लेबर्स और फार्मर्स आते हैं। उनका क्या हो रहा था? अनलिमिटेड एक्सप्लोटेशन हो रहा था, मतलब अनलिमिटेड शोषण हो रहा था। कौन कर रहा था? जमींदार कर रहा था। रेट ऑफ द लैंड रिवेन्यू वर फ्रिक्वेंटली रेस्ड बाय द जमींदार क्या कर रहा था? वो रेट ऑफ लैंड रिवेन्यू को क्या कर रहा था? इंक्रीज कर रहा था। अब लैंड रिवेन्यू क्या होती है? लैंड पर मिलने वाली रिवेन्यू को हम लैंड रिवेन्यू कह देते हैं। जैसे लैंड पर हमें क्या मिलता है? रेंट मिलता है। ठीक है। टीलर्स वर रिड्यूस ऑफ द स्टेटस ऑफ लैंडलेस लेबर। टीलर जो थे वो क्या होते जा रहे थे? कम होते जा रहे थे, और वो बनते जा रहे थे लैंडलेस लेबर। ऐसे लेबर जिनके पास अपनी कोई ज़मीन नहीं है और वो दूसरे की ज़मीन पर जाकर क्या करते थे? काम करते थे। फार्मिंग इवन थ्रो इट वाज द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ द लाइवहुड वाज ट्रेन टू डीप बैकवर्डनेस एंड अ लॉन्ग पीरियड ऑफ स्टेगनेशन। जिससे क्या हुआ? लगातार भुखमरी आनी शुरू हो गई, और जो हमारी इकोनमी थी वो और भी बैकवर्ड इकोनमी बन गई। अब देखो, इसमें आगे दिया हुआ है फोर्स्ड कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। अब गवर्नमेंट ने क्या किया उस सिचुएशन में कि फार्मिंग को कमर्शियलाइजेशन कर दिया। फार्मिंग का कमर्शियलाइजेशन मीन्स क्या है? पहले जो फार्मिंग की जाती थी वो सब्सटेंसेस की जाती थी। सब्सटेंसेस मीन्स सिर्फ और सिर्फ अपने लिए प्रोडक्शन की जाती थी, सेल्फ कंजम्पशन के लिए की जाती थी। ठीक है, जिसको हम कैश क्रॉप्स के नाम से, कैश क्रॉप फॉर द मार्केट। बाद में क्या हुआ? ये कल्टीवेशन की जाने लगी कैश क्रॉप के लिए। फार्मर्स वर फोर्स्ड ग्रो कमर्शियल क्रॉप टू कूप विद द नीड्स ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्री। और जो कैश क्रॉप भी की जा रही थी वो भी ब्रिटिश इंडस्ट्रीज की नीड को देखते हुए की जा रही थी। मतलब फूड क्रॉप को चेंज कर दिया था किसमें? कैश क्रॉप में। फूड क्रॉप को चेंज कर दिया गया कैश क्रॉप। ठीक है, फूड क्रॉप मीन्स जो अपने यूज़ के लिए आप प्रोडक्शन करते हैं, अपनी कंजम्पशन के लिए प्रोडक्शन करते हैं, उसको फूड क्रॉप बोलते हैं। और कैश क्रॉप जो चीज़ आप मार्केट में सेल करने के लिए बनाते हैं उसको हम बोल देते हैं कैश क्रॉप। अब देखो, इसमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं जिससे हमें क्लियर होगा कि किस तरह से ब्रिटिश इंडस्ट्री ने एग्रीकल्चर का कमर्शियलाइजेशन किया। देखो, जब ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने इंडिया के लोगों को कमर्शियलाइजेशन के लिए कहा तो उन्होंने काफ़ी इन्वेस्टमेंट भी की स्टार्टिंग में। फर्स्टली उन्होंने जो वीट और राइस का प्रोडक्शन था उसको क्लोज़ करवाया, और उसकी जगह पे किसानों की जो फोर्स थी, फार्मर्स की जो फोर्स थी, उसको इंडिगो की
के लिए स्टार्ट कर दिया। अब वहाँ के किसानों को ये नहीं पता था कि इंडिगो की खेती करने से क्या होगा, बट किसानों ने क्या किया कि इंडिगो की खेती की। अब इंडिगो क्या होता है? इंडिगो क्या होता है? एक डाइंग या ब्लीचिंग कलर होता है। आपने अपने घर पे देखा होगा कि वाइट कपड़ों पर आपकी मदर जो है वो जब वाइट कपड़े वॉश करती हैं तो उसके ऊपर नील लगा देती हैं। उस नील को इंग्लिश में बोल देते हैं इंडिगो। ठीक है, तो किसानों ने ब्लीच कलर को बनाने के लिए इंडिगो की जो कल्टीवेशन था वो इंडिया में करवाया। प्रोडक्शन ऑफ कमर्शियल क्रॉप एक्सपोज एंड सब्सटेंसिंग फार्मर टू अनसर्टेन ऑफ मार्केट फॉर देयर ओवन सब्सटेंसिंग। अब देखो जिससे क्या हुआ, कमर्शियल क्रॉप का प्रोडक्शन होने लगा, जिसकी वजह से हमारी जो सब्सटेंसिंग फार्मर थी वो क्या हो गई, कम हो गई, और उसकी जगह पे कमर्शियल क्रॉप जो था स्टार्ट हो गया। स्विचिंग फ्रॉम सब्सटेंसिंग कैश क्रॉप रेज द क्रेडिट नीड्स टू अ फार्मर विच लीड टू देयर perpetual इंडेबिटनेस। perpetual इंडेबिटनेस का मतलब है कि पीढ़ी दर पीढ़ी ऋणग्रस्ता, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी जो है उधार चलता रहा। मान लो एक व्यक्ति ने उधार लिया तो उसके बाद उसका वो उधार उसके बेटे को पे करना पड़ा, उसके बेटे का जो उधार था वो उसके बेटे को पे करना पड़ा। इस तरह से क्या हुआ कि जो हमारा मतलब सब्सटेंसिंग फार्मिंग थी वो चेंज कर दी गई किसमें, कमर्शियलाइजेशन में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा। नेक्स्ट पॉइंट करने से पहले हम इस बॉक्स की स्टडी करेंगे जिसमें बताया हुआ है फैमिन्स इन इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल जब इंडिया में था उस टाइम पर कौन कितनी जगह पर ऐसे थे जहाँ पर कि अकाल पड़ा, जहाँ पर कि एग्रीकल्चर से जो प्रोडक्ट हमें मिलते हैं वो नहीं मिले, सारे के सारे डिस्ट्रॉयर हो गए। फैमिन्स रेफर्स टू द शॉर्टेज ऑफ द फूड ओइंग टू क्रॉप फेलियर। देखो फैमाइंस क्या होते हैं, मीन्स जब हमारे पास खाने के लिए भोजन नहीं होता और चारों तरफ भूखमरी होती है तो क्या होती हैं, फैमाइंस आ जाते हैं। ठीक है, फर्स्टली जो हमें नोटिस किया हमने इंडिया के अंदर कि 70-60 से लेकर 1943 में इंडिया को काफ़ी टेरिबल फैमाइंस को रेगुलरी बेसिक पर फेस करना पड़ा। उसके बाद क्या है देखो, 1769 और 70 में बंगाल में आया। ठीक है, सॉरी, more than 85 million people died owing to repeated famines। अब यहाँ पर क्लियर होता है कि जो 85 मिलियन पीपल थे वो सिर्फ भूखमरी और अकाल के कारण क्या हो गए, डेथ हो गई उनकी। इन कंट्रास्ट हियर हैव बीन नो famine related to the death since इंडिपेंडेंस। इससे क्या हुआ कि अकाल बढ़ने के कारण जो इंडिपेंडेंस के टाइम पर डेथ रेट भी क्या हो गया, वो काफ़ी ज़्यादा रहा। देखो 1943 बंगाल में अकाल पड़ा और 1947 में हम लोगों को क्या मिली, इंडिपेंडेंस मिली। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है स्टूडेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो बेसिक सोर्स जो हमारी वांट्स को कंप्लीट करते हैं, हमारी बेसिक नीड्स को पूरा करते हैं, बट वो करते हैं इनडायरेक्टली। जैसे आपको अगर व्हीकल चलानी है तो व्हीकल चलाने के लिए आपका जो सड़क है, रोड है, वो काफ़ी अच्छा होना चाहिए। तो वो जो रोड क्या है वो बेसिक नीड है आपके व्हीकल चलाने की, तो वो क्या चीज़ है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है। ठीक है, द कॉलोनियल गवर्नमेंट और जमींदार टुक नो इंटरेस्ट इन द प्रमोटिंग इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी या जमींदार थे उन्होंने कोई इंटरेस्ट नहीं लिया अपने देश के इंफ्रास्ट्रक्चर पर, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर पर। मतलब एग्रीकल्चर में हाई क्वालिटी सीड की नीड होती है, फर्टाइल लैंड की नीड होती है, या अदर कई टूल्स की नीड होती है, बट वो चीज़ प्रोवाइड नहीं कराई गई। और मेन थिंग कि एग्रीकल्चर में इरिगेशंस की फैसिलिटी को नहीं दिया गया, परमानेंट इरिगेशंस नहीं था, मतलब सिंचाई के कोई भी परमानेंट साधन जो थे वो नहीं थे। जो इंडिया की एग्रीकल्चर थी वो पूरी तरह से डिपेंड थी रेनफॉल पर। ठीक है, बारिश पर, अगर बारिश आएगी तो क्रॉपिंग अच्छी हो जाएगी और बारिश नहीं आएगी तो नेचुरली है कि प्रोडक्शन नहीं हो पाएगी। जिससे क्या हुआ कि
इंक्रीज प्रोडक्टिविटी ऑफ द सेक्टर वर टोटली निगलेक्ट। मतलब एग्रीकल्चर की अगर हम बात करते हैं तो उस सिचुएशन में जो हमारी प्रोडक्शन थी वो काफ़ी ही लो थी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा गल्फ बिटवीन ऑनर ऑफ द सोयल एंड टीलर ऑफ द सोयल। अब देखो इसमें क्लियर बताया हुआ है कि जब गल्फ बिटवीन द ऑनर ऑफ द सोयल वन हैंड एंड टीलर ऑफ द सोयल ऑफ द अदर। देखो यहाँ पर अब दोनों की बात की गई है, टीलर की भी बात की गई है और सोयल ऑफ ऑनर की भी बात की गई है। वाइल द ऑनर शेयर द आउटपुट दे सेल्डम शेयर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। दे वर merely इंटरेस्टेड इन मैक्सिमाइजिंग द रेंटल इनकम ऑफ आउटपुट। अब देखो जो गल्फ पर्सन होता था उसका मेन काम होता था कि वो लैंड का फुल यूज़ करवाए, बट क्या होता था वो लैंड से मिलने वाली इनकम को तो वो ले लेता था, उसके लिए वो मैक्सिमम में इंटरेस्टेड होता था, बट उस पर जो खर्च होता था वो खर्च प्रॉपर नहीं किया जाता था। आप इसको एक एग्जांपल से समझो। एक लैंड है, ठीक है, एक लैंड पर टोटल आउटपुट जो है 7,000 का हो रहा है, ठीक है, 7,000 की प्रोडक्शन हो रही है और जो आपकी कॉस्ट आ रही है वो 2,500 आ रही है। उस हिसाब से आपका 4,500 क्या हो रहा है, आपका सेव हो रहा है। बट उस सेविंग में से भी जो टीलर को दिया जाता था वो सिर्फ और सिर्फ उसकी सब्सटेंसी के लिए, मतलब जो इनफ था उसके खाने के लिए, उसकी डेली नीड के लिए ओनली वही दिया जा रहा था, ठीक है। थस टीलर द सोइल डिड नॉट हैव रिसोर्स ऑफ इन्वेस्ट वाइल। अब टीलर के पास कोई भी रिसोर्स नहीं बचा था जिससे वो फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट कर पाए, ठीक है। इसी को ही बोलते हैं स्टैग्नेटेशन एंड द बैकवर्डनेस ऑफ एग्रीकल्चर वाज ऑब्वियसली कॉन्सिक्वेंस। मतलब कंटिन्यूसली ये चीज़ चलती आ रही थी कि टीलर को उधार लेना ही पड़ता था अपनी खेत में, अपनी सोइल में प्रोडक्शन करने के लिए। अब ये जो पॉइंट दिया हुआ है इनडेबिटनेस ऑफ द टीलर्स ऑफ द सोयल कंजम्पशन ऑफ ऑनर ऑफ द सोयल, यानी यहाँ पर ये पॉइंट क्लियर कर दिया गया कि जो टीलर थे, जो मिट्टी के टीलर्स थे, मतलब किसान लोग थे, काम करने वाले लेबर थे, वो क्या थे, इनडेबिटनेस में जीते थे। उनकी जो लाइफ थी वो इनडेबिटनेस थी, मतलब कि ऋण में दबी हुई थी, उन्हें कंटिन्यूसली उधार लेना पड़ता था। स्टूडेंट अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे, स्मॉल एंड फ्रेगमेंट होल्डिंग लैंडलॉर्ड्स। देखो अब इसमें आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि स्मॉल होल्डिंग का मतलब क्या होता है। एक लैंड आपका यहाँ है, एक लैंड यहाँ है और एक लैंड यहाँ बना हुआ है, ठीक है, ये स्मॉल होल्डिंग है। जब आप इस पर प्रोडक्शन करेंगे तो आपको यहाँ पर अदर टूल देने पड़ेंगे, यहाँ पर देने पड़ेंगे, यहाँ पर इनके ट्रांसपोर्टेशन का भी खर्चा होगा, जिससे क्या होगा, इस पर एक्सपेंस ज़्यादा होगा बट प्रोडक्शन कम होगी। और एक जगह पर आपका पूरा इतना बड़ा लैंड है तो यहाँ पर क्या होगी, प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, ठीक है। यही चीज़ है स्मॉल एंड फ्रेगमेंट होल्डिंग में दी हुई है। सब्सटेंस आउटलुक फार्मिंग वाज टेकन मोस्टली एज द मीन ऑफ सब्सटेंसिंग। अब देखो सब्सटेंसिंग फार्मिंग क्या होती है, वो फार्मिंग क्रॉप या प्रोड्यूस्ड जो कि प्रोवाइड करते हैं हमारी बेसिक नीड्स फैमिली को, मीन्स अपनी फैमिली के लिए जो प्रोडक्शन की जाती है उसको हम सब्सटेंसिंग फार्मिंग कह देते हैं। बैकवर्ड रिवील द पॉवर्टी डोमिनेटेड, जितनी भी बैकवर्ड इकोनॉमी होगी वो क्या शो करेगी, हमारी पॉवर्टी को शो करेगी, ठीक है। अब हमने बैकवर्डनेस ऑफ एग्रीकल्चर एक्सप्लेन द टर्म्स ऑफ दिस कैरेक्टर एग्रीकल्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। मतलब ईव ऑफ इंडिपेंडेंस के टाइम पर जो एग्रीकल्चर में बैकवर्डनेस थी वो क्या थी, लो प्रोडक्शन, लो प्रोडक्टिविटी, कम उत्पादन हो रहा था, ठीक है। लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर में जो इन्वेस्टमेंट थी वो काफ़ी कम की जा रही थी। स्मॉल एंड फ्रेगमेंटल होल्डिंग की जा रही थी एंड सब्सटेंसिंग आउटलुक किया जा रहा था। अब देखो इसमें एक पॉइंट ऐसा है जो आपकी डीपली स्टडी में नहीं दिया हुआ लेकिन बुक्स में दिया हुआ, ये काफ़ी अच्छा पॉइंट है, पार्टीशन ऑफ द कंट्री एंड इट्स इम्पैक्ट। जब इंडिया का पार्टीशन किया गया तो उसके अंदर पार्टीशन भी एक काफ़ी बड़ा रीज़न रहा हमारी इकोनॉमी के बैकवर्ड होने का। द पार्टीशन ऑफ द कंट्री हैड अ नेटिव इम्पैक्ट ऑफ Indian agriculture. India got 82% of population and 65% of population in food grain area, means
टोटल इंडिया में 82% पॉपुलेशन थी, जिसमें से 65 जो थी वो फूड ग्रेन यानी कि एग्रीकल्चर में लगी हुई थी। रिच फूड प्रोड्यूसिंग एरियाज ऑफ व्हीट पंजाब एंड सिंध वेंट टू पाकिस्तान। जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन का एरिया था पश्चिमी पंजाब, वेस्ट पंजाब, वो पाकिस्तान में आ गया था। द एग्रीगेटिव द फूड ऑफ क्राइसिस इन द कंट्री, जिसकी वजह से पूरे देश में क्या हो रहा था, फूड की क्राइसिस आ रही थी, कमी हो रही थी। Stagnation of the agriculture explained in terms of these character of agriculture on the eve of independent. Exploitative land settlement system under the British Raj, forced commercialization and agriculture mean जो पॉइंट्स अभी आपने ऊपर पढ़ेंगे सभी पॉइंट्स जो है वो शॉर्ट फॉर्म में दिए हुए हैं। प्री ब्रिटिश पीरियड ऑफ एग्रीकल्चर, ब्रिटिश के आने से पहले जो हमारी इकोनमी थी वो कैसी थी और ब्रिटिश ने उसे कैसा बना दिया, ये चीज़ हम इस बॉक्स में स्टडी करेंगे। देखो, बैकवर्ड स्टैग्नेटेशन एंड नॉन वाइब्रेंट एग्रीकल्चर ड्यूरिंग द ब्रिटिश राज, ठीक है, शार्पली कंट्रास्टेड विद द प्री ब्रिटिश पीरियड ऑफ एग्रीकल्चर। अगर आपसे प्री ब्रिटिश पीरियड की फीचर्स पूछी जाती हैं तो आप यही एक्सप्लेन करेंगे कि जो इकॉनमी थी वो बैकवर्डनेस स्टैग्नेशन थी, नॉन वाइब्रेंटिंग थी, ठीक है। ब्रिटिश राज इन इंडिया, रूरल इंडिया वाज डिस्क्राइब द सिस्टम ऑफ सेल्फ कंटेनेंट विलेज कम्युनिटीज़, मतलब सेल्फ अपने लिए ही प्रोडक्शन करती थी, ऐसी कम्युनिटी जो थी वो उसी विलेज में रहती थी। वो कैटल फार्मिंग भी करते थे, जिसके अंदर क्या आता है, एसेंशियल सर्विस फंक्शनिंग आ जाती है, जिसमें ब्लैक स्मिथ सुनार आ जाते हैं, ब्लैक स्मिथ जो होते हैं जो लोहार होते हैं, गोल्ड स्मिथ जो सुनारे होते हैं, वाशरमैन धोबी एंड शू मेकर मोची भी जो आ जाते हैं वो इसी में एंगेज होते हैं, जो कि क्रॉप फार्मिंग और कैटल फार्मिंग में थे, जबकि अदर फंक्शंस भी किए जा सकते हैं। देयर वर नो इंटरमीडिएट्स, कोई भी इंटरमीडिएट्स मतलब कोई भी मिडल मैन नहीं था। स्टेट ऑफ द फार्मर्स एंड द फार्मर वुड बी लैंड रेवेन्यू डायरेक्टली, मीन्स अंग्रेजों के आने से पहले फार्मर और ओनर के बीच में कोई डिफरेंस नहीं था, जो फार्मर होता था वही ही लैंड का ओनर होता था। क्लियर स्टूडेंट? प्रोस्पेरिटी एंड स्टेबिलिटी वर द की ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, देखो इंडियन इकोनॉमी जो रूरल इंडिया था उसकी ये कैरेक्टरिस्टिक्स थी प्रोस्पेरिटी एंड स्टेबिलिटी, मतलब काफ़ी पैसा था अंग्रेज़ों के आने से पहले और काफ़ी स्थिरता थी, स्टेबिलिटी थी, ठीक है। और क्या थे, लोग काफ़ी रिच थे, बट धीरे धीरे आकर अंग्रेज़ों ने, ब्रिटेन ने क्या कर दिया, हमारी उस स्टेबिलिटी को ख़त्म कर दिया, ठीक है स्टूडेंट। आज हमने स्टडी किया है, 2 पॉइंट स्टडी किए हैं, एक तो हमारी जो बेसिक फीचर्स थी वो, और सेकेंडली हमने पॉइंट इसमें रीड किया जो हमारी स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर की फीचर्स थी, ठीक है। बेसिक फीचर और एग्रीकल्चर सेक्टर फीचर स्टडी किए हैं। नेक्स्ट जो है हम नेक्स्ट पार्ट में स्टडी करेंगे, क्योंकि अभी जो वीडियो है वो काफ़ी लंबी हो रही है। स्टूडेंट, अगर आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया है, अच्छे से क्लियर है, तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि जिन और स्टूडेंट को इस स्टडी की नीड है वो इस चैनल से अपनी स्टडी को कवर कर सके। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।